डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुज अवस्थी। स्वागत है आपका आपके इस अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद मस्ती में। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस पे कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस हम बनाते हैं या फिर प्रयोगशालाओं में बनती है तो वो हमारी किस प्रकार से बनती है, हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस हम किस प्रकार से बना सकते हैं, या फिर इस गैस का जो इतिहास है उसके बारे में भी हम थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर मैं चित्र बनाया है। तो पहले हम समझते हैं कि अगर हमें कोई भी गैस अगर हमारे एग्ज़ाम में आ रही है, कोई भी गैस आए तो उसमें हमें 3 स्टेप तो हमें ज़रूर से ज़रूर फॉलो करने हैं। 3 स्टेप कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्टेप है हमारा कि हमें उसकी सामान्य जानकारी पहले देनी है। सामान्य जानकारी। अब सामान्य जानकारी को हम इसमें ब्रेक कर सकते हैं कि पहले तो हम उसका अणु सूत्र लिखें, अणु सूत्र लिखें, फिर हम उसका अणुभार लिख सकते हैं। ये उसकी सामान्य जानकारी हुई। फिर संरचना सूत्र लिख दें, मतलब किसी भी गैस के बारे में जो हमारी उसकी बेसिक जानकारी है उसके बारे में हम पहले यहाँ पे डिफाइन करेंगे उसको। ये हमारी सामान्य जानकारी का पहला स्टेप पूरा हुआ। अब हम बात करें तो दूसरा स्टेप हमारा आता है यहाँ से कि इसकी जो प्रकृति है। दूसरा स्टेप आता है हमारी प्रकृति में प्राप्त। प्रकृति में प्राप्ति मतलब प्रकृति में प्राप्ति का मतलब ये है कि ये जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस है इसको अगर हम ना बनाएं और हम देखें कि ये हमारी इस वातावरण में या इन्वायरमेंट में कहाँ पर उपलब्ध है तो उसके बारे में हम थोड़ा उसको समझाएं कि अगर हम इसको, वो तो बनाने की विधि है, ये बनाने की एक तरीका है, लेकिन अगर हम इसको देखें प्रकृति में हमारी कहाँ कहाँ उपलब्ध होती है तो हम थोड़ा उसके बारे में प्रकाश डालें। इसके बाद जो हमारा तीसरा नंबर आता है वो आता है हमारा प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाना, या फिर कोई भी गैस, जिस गैस के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं उस गैस के बारे में देखेंगे। तो ये हमारा बेसिक होता है, हमें ये 3 हेडिंग तो लिखनी है। तो अगर हम इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बारे में हम चर्चा करें तो ये हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो अगर हम यहाँ से चर्चा करें तो जो इसकी सामान्य जानकारी है तो सबसे पहला सामान्य जानकारी में जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे अणु सूत्र। अणु सूत्र। तो जो हमारा इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस का जो अणु सूत्र होता है वो हमारा होता है SO2। SO2। दूसरा हम देखेंगे अणुभार। तो इसका जो अणुभार होता है वो हमारा होता है 64। इसको थोड़ा समझ लेते हैं 64 कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा सल्फर आ रहा है और प्लस 2 ऑक्सीजन आ रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 आ रहा है, सल्फर का यहाँ पे 1 ही है। तो सल्फर का जो हमारा अणुभार होता है वो होता है हमारा 32 प्लस 2 गुना ऑक्सीजन का जो होता है वो होता है हमारा 16। तो 32 प्लस 16 दूनी का 32 और 32 और 32 कितना हुआ 64। तो यहाँ से हमारा ये अणुभार इसका निकलता है। तो यह यहाँ पे अणुभार जो होता है इसका वो होता है हमारा 64। अब इसके अगर हम संरचना सूत्र की बात करें, संरचना सूत्र, तो ये हमारे यहाँ से इसका संरचना सूत्र हुआ। अब हम इसके थोड़ा इतिहास पे नज़र डालते हैं कि इसका इतिहास कैसा रहा, सल्फर डाइऑक्साइड का इतिहास हमारा क्या है। तो ये हुआ हमारा इसका संरचना सूत्र। अगर हम इसके इतिहास पे नज़र डालें कि इसका इतिहास कैसा रहा तो हम ये कहेंगे, देखिए ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है सबसे पहले सन 1774 ईस्वी में एक हमारे साइंटिस्ट थे प्रिस्टले। तो प्रिस्टले ने क्या किया
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और मरकरी को गर्म करके इन्होंने सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्राप्त किया और उसको मरकरी में इकट्ठा किया। इन्होंने नाम नहीं जाना कि ये हमारी गैस क्या बनी, नाम नहीं उन्होंने दिया, उसने उस गैस को इकट्ठा कर लिया। फिर क्या हुआ कि समय बीता और जस्ट 3 साल बाद मतलब 1777 ईस्वी में एक हमारे वैज्ञानिक जिन्हें हम केमिस्ट्री का जनक मानते हैं, पितामह कहते हैं, वो थे हमारे लेवासिये। तो लेवासिये ने क्या किया कि 1777 ईस्वी में इसके घटकों के बारे में जानने के लिए उन्होंने पता लगाया और उन्होंने किया क्या, गंधक को वायु में जलाया। गंधक हमारा एक पदार्थ होता है, उसको वायु में जलाया और उससे जो गैस बनी उसका नाम रख दिया उन्होंने सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से इसका इतिहास होता है। इसके बाद हमने जो दूसरी हेडिंग बताई थी वो हमारी दूसरी हेडिंग यहाँ पे होती है क्या, प्रकृति में प्राप्ति, कि प्रकृति में ये हमारी जो गैस है वो कैसे प्राप्त होती है। तो मैं समझाता जा रहा हूँ आपको, आप लिखते जाइएगा जो भी है। तो जो प्रकृति में हमारी होती है, तो हमने देखा होगा कि जो पर्वतों से हमारा ज्वालामुखी फटता है तो उसमें जो हमारी गैसें निकलती हैं उस गैसों में ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। अगर हम बात करें जो हमारे शहर होते हैं बड़े बड़े, तो उसमें जब ये हमारा पेट्रोल डीजल ये सब हमारे ईंधन के रूप में जब जलते हैं तो इसमें जो शहर की जो वायु है उस शहर की वायु में भी अल्प मात्रा में हमारा SO2 पाया जाता है। ये प्रकृति में प्राप्ति है। और अगर हम बात करें तो बारूद या फिर हम माचिस वगैरह जलाते हैं उसका जो धुआं निकलता है उसमें भी हमारा सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो ये हमारी प्रकृति में प्राप्ति होती है इसकी। तो यहाँ से हमारे 2 स्टेप कंप्लीट होते हैं। हम आते हैं तीसरे स्टेप पे, तो इसको हम रफ कर रहे हैं अब। तो तीसरा स्टेप जो है हमारा वो हमारा एक महत्वपूर्ण स्टेप है जो हमारा एकदम अच्छे से इसको कवर करना अनिवार्य है। तीसरा स्टेप ये है कि प्रयोगशाला में हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैसे बनाते हैं। जो तीसरा स्टेप है हमारा वो है प्रयोगशाला में SO2 बनाने की विधि। तो देखिए यहाँ पे हम 3 स्टेप यहाँ पे फॉलो करेंगे। पहला तो हम लिखेंगे यहाँ पे रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण लिखने से पहले हम उसको थोड़ा समझाएंगे कि ये हमारा कैसे प्राप्त किया जाता है। अभी मैं चित्र आपको समझा रहा हूँ। तो रासायनिक समीकरण में देखिए हमें लिखना क्या है, रासायनिक समीकरण तो लिखना ही है, साथ में हमें ये भी बताना है कि उसमें क्या क्या हम मिलाते हैं और किससे हम क्या प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में जब हम कॉपर के छीलन, कॉपर के जो छिलके होते हैं उनको मिलाने के साथ में उसको गर्म किया जाए तो हमारी मिलती है वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्या, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और कॉपर का छीलन, ये 2 चीज़ें मिलाकर जब उसको गर्म किया जाता है तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ये हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब देखिए कैसे। तो हमने कॉपर का छीलन मिलाया Cu, क्लियर है, और उसके बाद यहाँ पे हमने सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी मिलाया और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4, H2SO4। अब ये हमारा बनेगा क्या, तो ये जो बनेगा ना वो हमें थोड़ा याद रखना है कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस और साथ में जल भी यहाँ पे बनता है। 3 चीज़ें यहाँ पे बनती हैं कि कॉपर सल्फेट उसका फार्मूला हमारा CuSO4 होता है, CuSO4, और प्लस यहाँ पे जल भी बनता है और उसके बाद ये हमारी SO2 जो हमें बनाना है वो हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। Cu प्लस H2SO4, ये 4 है, H2SO4 गिव्स हमें प्राप्त होगा CuSO4 H2O और प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने ये मिला इसको हम वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम कॉपर सल्फेट, ये अभी यहाँ पे इसके नीचे लिख दीजिएगा कॉपर सल्फेट, शायद दिख नहीं रहा होगा, लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ कॉपर सल्फेट। ये हमारा मिला जल और ये हमारा मिला SO2 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस, लिख देंगे नीचे। ये हमारा क्या है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, आप लिख लीजिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये है हमारा कॉपर का छीलन, कॉपर।
क्लियर है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा रासायनिक समीकरण मिला, क्या ये संतुलित है कि नहीं। तो कोई भी समीकरण हमारा संतुलित नहीं होता, उसको हमें संतुलित बनाना पड़ता है। देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, O का कितना है, यहाँ पे देखिए O का 4, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, O का 4, O का 1 और O का 2। तो कितना मिला, 4 2 6, एक 7 ही मिला, 7 ही तो मिला। तो ये सम संख्या नहीं मिली हमें, सम संख्या बनाने का प्रयास करेंगे। अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो देखिए 2, O कितना हो गया, O का 2 हो गया। अब तो 2 और 2 4 और 4 8, इधर जो है वो ऑक्सीजन के 8 हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के तो 4 ही हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा। ऑक्सीजन हमारा यहाँ से बैलेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के कितने हैं, यहाँ पे 2 दूनी 4 हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 दूनी 4 हैं। सल्फर की बात कीजिए तो सल्फर के यहाँ पे कितने हैं, देखिए 2 हैं, लेकिन यहाँ पे सल्फर के कितने हैं, यहाँ पे सल्फर का ये 1 और सल्फर का ये 1, ये भी तो सल्फर है, तो सल्फर के भी 2 हैं। अब यहाँ पे प्रत्येक जो है यहाँ पे हमारा तत्व है वो एकदम संतुलित है। अब ये हमारा समीकरण एकदम शुद्ध है, एकदम संतुलित है। तो ये हमारा हो गया इसका रासायनिक समीकरण। अब जो दूसरा स्टेप होगा वो इसका होगा हमारा आवश्यक सामग्री। इसकी आवश्यक सामग्री क्या है, तो सामग्री में जो हमारा चित्र में दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए रासायनिक समीकरण का, फिर मैं आपको आगे समझाऊं। अब यहाँ पे जो हमें चित्र में दिख रहा है वही हमारी आवश्यक सामग्री है। आवश्यक सामग्री का मतलब हमें क्या चाहिए, देखिए जब तक हमारे पास शांत सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होगा तब तक सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होगा, तब तक हमारे क्या कॉपर के साथ गर्म नहीं कर पाएंगे उसको। तो यहाँ पर आवश्यक सामग्री क्या, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, कॉपर का छीलन, या फिर फ्लाक्स हो गया हमारा, फिर बर्नर हो गया, गैस जार हो गया, निकास नली हो गई, थिसल कीप हो गई, ये सब चीज़ें। ये हमारा होता है यहाँ पे कारक। जितनी भी उपकरण यहाँ पे दिख रहे हैं वही हमारे यहाँ पे आवश्यक उपकरण होंगे या फिर आवश्यक सामग्री होगी, वो आप लिख सकते हैं। अब देखिए मैं एक एक पॉइंट को यहाँ समझा देता हूँ मैं। देखिए स्टैंड हमारा क्या होता है, ये जो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं फ्लास्क, जाली, बर्नर। तो फ्लास्क के नीचे जाली लगाकर हम नीचे से उसको गर्म करते हैं। तो इस फ्लास्क और इस जाली को सेटअप करने के लिए मतलब उसको कस दिया जाता है स्टैंड में। तो स्टैंड में कस दिया गया और ये जो हो गई जाली, और जाली के कारण हमारा क्या होता है, ये हीट डायरेक्ट हमारे पेंदी में नहीं पड़ती। पहले जाली गर्म होती है, फिर हल्के से हमारा ये गोल पेंदी का फ्लास्क गर्म होता है। तो ये जाली का यूज हुआ। बर्नर क्या है, बर्नर हमारा सिर्फ जलाने के काम में आता है। जाली भी गर्म होगी और उसके बाद हमारा ये बर्नर जो होता है वो हमारे जलाने के लिए यूज होता है, गर्म करने के लिए। तो गर्म किससे होगा, बर्नर के थ्रू ही गर्म होगा। गोल पेंदी का फ्लास्क जो है उसमें हम डालते हैं, जो हमें यहाँ पे हमने लिखा कि Cu और H2SO4, इनको हम यहाँ पे डालते हैं। कैसे डालते हैं, देखिए ये जो हमारी थिसिल कीप है, इस थिसिल कीप के माध्यम से हम यहाँ पे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल ये यहाँ से डाल दिया, तो यहाँ से हमारा कॉपर का छीलन हो गया और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल हम बराबर डाल ही रहे हैं। और ये जो नीले कलर का दिख रहा है ये हमारा क्या है, कॉपर का छीलन है। और जो ब्लैक कलर का है ये हमारा क्या है, H2SO4 है। अब क्या होता है, जब ये गर्म होते हैं तो गर्म होने के साथ ये हमारा क्या होता है, देखिए कॉपर सल्फेट मिलता है और जल और यहाँ पे SO2। तो जैसे ये गर्म होता जाता है तो यहाँ से जो SO2 प्राप्त होती है वो इस निकास नली से होते हुए ये गैस जार में हमारी एकत्रित हो जाती है SO2। तो ये हमारा क्या है, जैसे SO2 यहाँ पे बन गई तो यहाँ पर बचा क्या, जल बचा और यहाँ पे हमारा कॉपर सल्फेट बचता है। तो कॉपर सल्फेट भी यहाँ पे बचा रहेगा। बाकी जो हमें एकत्रित करना है SO2 वो हमें यहाँ पे गैस जार में प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से ये हमारा कंप्लीट होता है ये चित्र। तो यहाँ पर जो हमने अब इसके आवश्यक सामग्री के बाद हमारी आ जाती है प्रयोगशाला विधि। और विधि में हमें क्या करना है, जो हमने पूरे चित्र में अभी देखा उसी को हमें विधि में समझ लेना है या फिर लिख देना है। कैसे लिखेंगे, देखिए हमने सर्वप्रथम क्या लिया, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लिया,
जिसमें हमने कॉपर के छीलन और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा को कम या ज़्यादा करने के लिए वहाँ से हमने एक कार्क की सहायता से थिसिल कीप लगा दिया तथा उस कार्क में निकास नली को भी हमने जोड़ दिया। फिर क्या किया, स्टैंड के माध्यम से हमने गोल पेंदी के फ्लास्क तथा इस जाली को हमने कस दिया तथा बर्नर की सहायता से हमने इसको धीरे धीरे गर्म करना शुरू किया। गर्म करने के साथ क्या हुआ कि ये जो हमारा यहाँ से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और Cu है ये भी गर्म होना धीरे धीरे शुरू हो गया। और जैसे ही ये गर्म हुआ तो उस गर्म होने के कारण यहाँ से हमारा क्या होता है, यहाँ पे लिख लेना, गर्म किया जाता है। गर्म करने पर, गर्म ही तो किया जाता है ना, गर्म करने पर होगा। तो गर्म किया गया तो उससे क्या हुआ कि हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल गई। सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल गई तो वो गैस यहाँ से निकास नली से होते हुए हमारी गैस जार में एकत्रित हो गई। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है जो हमें ये विधि में लिखना है। तो ये हमारे आवश्यक स्टेप हैं जो हमें यहाँ पे फॉलो करने हैं। यहाँ से एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि ये जो हमारी थिसिल कीप लगी है तो यहाँ पर जो पहले डाला जाता है गोल पेंदी की फ्लास्क में वो हमारा डाला जाता है Cu का छीलन। Cu का छीलन डालने के पश्चात क्या करते हैं कि हम इस थिसिल कीप के माध्यम से उतना ही H2SO4 डालते हैं, उतना ही डालते हैं जिससे ये हमारा जो Cu है ना ये हमारा पूर्णतः उस अम्ल में डूब जाए। और ये जो थिसिल कीप का हमारा निचला सिरा है ये भी पूर्णतः हमारा अम्ल में डूब जाए। ये अम्ल है तो जब डूब जाएगा तो ये हमारा प्रोसेस है, पूरा डूब जाए इतना हम उतनी ही मात्रा इस थिसिल कीप के माध्यम से उसमें डालेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें कुछ सावधानियाँ भी होती हैं। तो इसका जो लास्ट स्टेप आता है हमारा वो आता है हमारा सावधानियाँ, कि इसमें हमें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो जो पहली सावधानी है तो यहाँ पे जो उपकरण हैं वो हमारे वायु रोधी होने चाहिए। जितने भी उपकरण यहाँ पे लगे हैं वायु को रोकने वाले होने चाहिए, वायु अंदर प्रवेश ना कर पाए। दूसरा क्या है सावधानी कि जो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है हमारी, ये हमारी जल में विलेय होती है, जल में विलेय होती है। इसलिए ये जो गैस जार है हमारा ये हमारा सूखा होना चाहिए। सूखा का मतलब है कि ये हमारे जल में, इसमें एक भी मात्रा यहाँ पे जल की नहीं होनी चाहिए। ये हमारा कैसा होना चाहिए, सूखा होना चाहिए गैस जार। तीसरा सावधानी क्या है कि ये जो थिसिल कीप का निचला सिरा है तो वो हमारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में निचला सिरा को डूबा होना चाहिए। थिसिल कीप का निचला सिरा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में डूब जाना चाहिए। क्यों डूब जाना चाहिए, देखिए, क्योंकि अगर ये नहीं डूबेगा तो यहाँ से एयर फिर पास करेगी। और हमने बताया भी कि ये वायु रोधी होने चाहिए। वायु रोधी होने के कारण हमारा ये अगर निचला सिरा डूब जाएगा इसमें अम्ल में तो फिर वायु अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। अगर खुला रहेगा तो वायु प्रवेश करेगी फिर थिसिल कीप के माध्यम से। तो ये जो हमारा फ्लास्क है इसको धीरे धीरे गर्म करना चाहिए। मतलब कहने का कि ये तो हमारी जाली लगी है ना, तो हमने बताया कि पहले जाली को गर्म करते धीरे धीरे गर्म करने से क्या होगा, ये हमारी जाली पहले गर्म होगी, जाली के माध्यम से हमारा फ्लास्क गर्म होगा। धीरे धीरे गर्म करना चाहिए। ये हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं यहाँ से। और हम बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को थिसिल कीप से डालना चाहिए। ऐसे नहीं कार को खोल दें फिर डाल दें। कार को खोलेंगे तो फिर वायु में प्रवेश हो गया, फिर वायु का प्रवेश वहाँ पे हो जाएगा। तो कार से नहीं, कार खोल कर नहीं डालना, हमें थिसिल कीप के माध्यम से ही डालना है। तो ये यहाँ पे आज हमने चर्चा की सल्फर डाइऑक्साइड गैस की। अब इसके यहाँ पे कुछ भौतिक गुण भी आते हैं, कुछ रासायनिक गुण भी आते हैं, तो उसकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमने सोचा कि आज हम केमिस्ट्री का वीडियो बनाएं, तो केमिस्ट्री की वीडियो में आज हमने सल्फर डाइऑक्साइड गैस को कंप्लीट किया। तो जो भी बच्चे इसको देखना चाहें सल्फर डाइऑक्साइड को, तो आप अपने हिसाब से इसको समझ सकते हैं। मैंने इसको कंप्लीट जानकारी आपको दी। इतिहास के बारे में मैंने बताया, ये कहाँ से प्राप्त होती है इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड। पार्ट 2 में हम इसका क्या करेंगे, कुछ भौतिक गुण, कुछ रासायनिक गुण इसके हम बताएंगे आपको। तो ये वीडियो हम यहीं से स्टॉप करते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ पे स्टेप हमने लिखे, ये हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ से निकल के आते हैं, तो इनको आप फॉलो कीजिएगा अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं आपको। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम सल्फर डाइऑक्साइड की ही बात करें। ये जो मैंने प्रोसेस बताया ना, ये प्रत्येक गैस के लिए मैंने बताया। कोई भी गैस आए तो उसको हम ऐसे ही इसको मैनेज करेंगे अपने एग्ज़ाम में।
तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या होगा हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आएगा। और एक बात बता दूं, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो आप हमें थोड़ा कमेंट भी किया करिए, जिससे हमारा क्या होगा कि हमारा भी थोड़ा उत्साह बनता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने का प्रयत्न करते हैं और आपके लिए कुछ अच्छे करने के लिए हम अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।